नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। परीक्षा से पहले देखकर जरूर जाइए इसको। देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो याद रखना है साथियों, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधि, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो आप जानते हैं वर्तमान में क्या कहते हैं? देवनागरी जो है। यानी कि अगर ये पूछे कि इसका रूप क्या है तो खड़ी बोली है। अगर ये पूछे कि हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? देवनागरी होगा। लिपि देवनागरी है और वर्तमान में हिंदी को क्या बोल रहे हैं? खड़ी बोली की तरह बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है कैसी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो आप जानते हैं, आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसको कहते हैं पूर्वी हिंदी, कहते हैं छत्तीसगढ़ी बोली को। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। हिंदी भाषा की विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी या फिर प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली। ऑप्शन सी कहता है अपभ्रंश पाली प्राकृतिक हिंदी, और ऑप्शन डी हिंदी पाली अपभ्रंश। जो इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, पाली फिर प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ठीक है, याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर कमेंट में, बहुत इजी प्रश्न है। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। आप जानते हैं गुरुमुखी जो है इससे क्या होता है? ये पंजाबी भाषा जो है उसकी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि जानते हैं, इस ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। और जो देवनागरी लिपि है इससे हिंदी का विकास होता है। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, तरणी तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। तो देखिए, इसमें तो वर्ड की आवृत्ति हो रही है। जब एक एक बड़ा आता है कई बार, तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कई बड़ों की आवृत्ति हो रही है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चरर मरर खुल गए अरर रवस्फुटों में कौन सा अलंकार? देखिए, इसमें भी र वर्ड जो है कई बार इसकी आवृत्ति हो रही है। 3 बार इस वर्ड की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जब एक से बड़ा आते हैं 4-5 बार, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, बड़े न होजे गुण न विनो विरद बड़ाई पाए कहत तथुरे 100 कन को गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए, यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे? अब हम यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अर्थ निकालें तो देखिए, ये बड़े होजे गुजन बिनु वृद्ध बड़ाई बाय कहत तुरे 100 कनक गहना गौड़ो न जाए। इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चरण कमल बंदो हरे राई, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो सी ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग पाए बोराए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा है, यमक है, अनुप्रास, श्लेष। तो याद रखना है। देखिए, यहाँ पर कनक वर्ड एक बार, 2 बार शब्द आए, वर्ड आए तो अनुप्रास अलंकार, लेकिन शब्द 2 बार कनक कनक आया है। जब सम संख्या जैसे कि 2 है, ठीक है, 4 है, 6, इन तरीके से अगर शब्द हमारे बार बार 2 बार एक से आते हैं, 4 बार एक से आते हैं, तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। कौन सा सर? यमक। ये कनक कनक जो दिख रहा है आपको, अगर ये 4 बार आता है, 6 बार या 2 बार, तो वहां पर यमक अलंकार रहता है सम संख्या में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है?
उल्लेख अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उल्लेख अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या, सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ पर धीरे धीरे जो वर्ड है उनको नहीं देखेंगे, अलंकार पूछ रहा है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सुंदर परी सी पीछे आ जाए किसी वर्ड के पीछे, यानी कि तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। याद रखना है, जब सा सी तो वहां पर कौन सा तुलना में कौन सा आता है? उपमा अलंकार। एकदम करेक्ट आंसर है। जब तुलना करें तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ परी सी दिख रहा है आपको? हाँ, परी सी, सा सी आता है तो वहां पर हम कंपेरिजन करते हैं, यानी कि उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, मैं कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर देखिए, बेर शब्द जो है दो बार आ रहा है, खाती खाती शब्द दो बार है, तीन तीन शब्द। जब शब्द सम संख्या में आवृत्ति कर रहे हैं शब्द जो है, तो क्या करते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। यमक अलंकार सही आंसर है। अगर विषम होता है, जैसे मान ली तीन तीन बार शब्द आ रहे हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा? श्लेष। अगला प्रश्न देखते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें संधि कहेंगे। जब दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि आप जानते हैं, एक प्रकार की, दो, तीन, चार। तो संधियां हमारी तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यड़, याद, ठीक है, और वृद्धि संधि, पांच होती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, यड़ संधि है। तो दयानंद का जो विच्छेद होगा दयाधन आनंद होगा। क्या होगा? दयाधन आनंद, आनंद इसका विच्छेद होगा। इसका सही आंसर है दीर्घ संधि। एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए पहली संधि है। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। जो कपीस शब्द है इसमें कौन सी संधि आएगी? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, जड़ संधि। इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। जो कपीस है उसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि रहने वाली है। कपीस, कपिधन ईस, इसका विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो सदैव, तो इसमें जो ये बड़े की मात्रा आ रही है, यानी कि ये कौन संधि है? ये हमारी कौन सी है? स्वर संधि है। स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन संधि है? स्वर संधि में हमारी संधि है ये वृद्धि संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन सा, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, इसका विच्छेद होगा समधन योग, यानी कि ये संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। मनोहर का होगा मनह धन हर, ये भी विसर्ग संधि है। नमस्कार का नह नमः धन कार होगा, ये भी विसर्ग संधि है। लेकिन जो पवन है इसे बोलेंगे पो धन अन, इसका विच्छेद क्या होगा? पो धन अन, यानी कि ये स्वर संधि है हमारी। स्वर संधि की भी अयादि संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव में हमारी कौन संधि है? सदैव में हमारी दीर्घ संधि है। और जलीय, ये हमारी कौन संधि है? ये संधि हमारी दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। गुरुपदेश, ये गुरुधन उपदेश है, तो ये भी नहीं है, ये तो हमारी वृद्धि संधि है। जो परमोदौर्य है, यानी कि परमधर औदर्य, ये भी हमारी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा सी होगा। अगर दीर्घ संधि पूछ रहा है तो सी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न गुरुधन उपदेश होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैन्यार। तो इसका सही आंसर है दैन्यार में हमारी कौन संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग, गुण, वृद्धि, यड़। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, बहुत इजी है। परोपकार, तो इसमें संधि कौन सी होगी? ये कमेंट में लिखना है, ये संधि होगी गुण संधि। इजीली प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, महेश का संधि विच्छेद क्या है? महाधन, महोधन ईस, महाधन ईस, महीधन ईस, महिधन ईस।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाधन ईश, महेश। और ये इसमें कौन सी संधि होगी, कमेंट में इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आशीर्वाद का सही विच्छेद क्या है? आफिर धनबाद, आसी धनबाद, आफी धनबाद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, आसी धनबाद में संधि कौन सी होगी, आशीर्वाद की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, महोफड़ में का सही संधि विच्छेद क्या है? महोधन उफड़, महाधन उफड़, महोधन उफड़ और महाधन उफड़। जो ऑप्शन बी और डी है एकदम करेक्ट है, क्योंकि दोनों सेम सेम लिखे हैं, तो बी डी सही है। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराधन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा, निर्धन आशा। तो इसका ऑप्शन जो सी है, इसमें विसर्ग संधि है, निधन आशा एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, निधन अर्थक, इसमें भी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इति धन याद, इति धन याद, इति धन आदि, इति धन आदि। तो इसका सही ऑप्शन है इति धन आदि, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग, ठ है, ढ, ढ, ण, घ। तो जो ट वर्ग होता है, देखिए क च ट, ट ठ ढ ढ, ठ भी होता है, ड ढ, अड़ा, लेकिन जो घ होता है वो ट वर्ग का नहीं है, जो घ है वो कंठ वर्ग का है, अर्थात क वर्ग का। अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32 व्यंजन, 34, 33, 36। तो आप जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर, 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, ज, ढ। जो पश्च स्वर है इसमें से कौन सा है? आ जो है पश्च स्वर है। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये आ है, ऊ है, ऊ, ओ, जिनकी ध्वनि तीव्र निकलती है उनको क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? पहले शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद आते हैं, या फिर शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद आते हैं। सी जो है पद है, वाक्य, ध्वनि, शब्द है। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो पहले ध्वनि आती है, छोटी इकाई है ध्वनि सबसे, शब्द आता है, फिर पद आता है, फिर वाक्य आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का ध्वनि है? ये प्रश्न आपके लिए, पार्श्विक, उच्चुप्त, प्रकंपित, संगठन। सही आंसर कमेंट में लिखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य कहते हैं, उसमें कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। तो जो य, र, ल, व है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन कौन सा है? इनमें से तालव्य जो तालु के द्वारा बोले जाते हैं। कंठ जो होती है क, ख, घ, घ, और तालव्य कौन से होंगे? च, छ, झ। जो क की बात आती है, च, छ, झ, झ, तालव्य व्यंजन है। एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न, दो अथवा दो नए शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं, समास, अव्यय, छंद। तो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं, दो या दो से अधिक समास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो जो समास है उसको क्या कहते हैं? संक्षेप कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो याद रखना जो ग्रहागत है वो अव्ययी भाव का समास है। ठीक है। अगला प्रश्न, जिस समास में उत्तर जो जनपद है, जो उत्तर पद है, प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास है? आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युग, नीलोत्पलम, माता पिता। कर्मधारय समास का जो अर्थ है वो है एक दूसरे पद की विशेषता बताना। तो नीला है उत्पलम,
यानी कि नीला जो है उगने वाला, उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला है, जिस समास के दोनों पद पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व नहीं होता है, द्विग बिल्कुल नहीं, तत्पुरुष नहीं, जो बहुब्रीहि समास इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर इसका, और बाकी सब गलत। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा अलंकार है? जितेंद्र द्वंद्व है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो तत्पुरुष समास इसमें है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमृत विष होता है? नहीं। सुधा? नहीं। मधुप? आम्र? तो जो फुदा है इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अमृत यानी फुदा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, स्वर्णमयी। तो जो रत्नगर्भा होता है, यानी कि रत्नगर्भा अपने अंदर कई रत्न समेटे हुए कौन है? पृथ्वी है। अगला प्रश्न, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शत्रु कहते हैं सहचर? नहीं। अरि सही आंसर है, मनोज नहीं सका। तो शत्रु को क्या कहते हैं? अरि कहते हैं। और ये बाकी सब जो है मित्र के पर्यायवाची हैं, सहचर, मनोज, सका। अगला प्रश्न, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? रावण, कुंठित, गधा, मूर्ख। गधा जो है वो खर का पर्यायवाची शब्द है, गधा। नेक्स्ट प्रश्न, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? निसीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। तो निसीम को कहते हैं अनंत। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो सिनोनियम से अनिल का, चक्रवात कहेंगे, पावस, पवन, अनल। अनिल यानी कि वायु, और वायु का जो है सिनोनियम्स यानी पर्यायवाची पवन होता है, और अनल जो है आग का होता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? स्तन्य खीर है, पेय, कौन, दूध। तो स्तन्य कहते हैं खीर को, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, स्तन्य खीर को बोलते हैं, इसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बहुत इजी प्रश्न है। अरच, निवासी, अरवी, कमल, भ्रमर। तो कमल जो है वो अरविंद का है, अरविंद, पंकज, जलज, ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहे, हिरण, कुरंग। जो मृगेंद्र है वो कहते हैं किसको? शार्दुल, यानी कि ये सिंह का पर्यायवाची है ये सभी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? संसार, जानने वाली, सुरफुरी, जहन्तम। जो सुरफुरी है यानी कि गंगा के पर्यायवाची है ये। जाह्नवी, सुरफुरी, त्रिपथगा, ये सब किसके हैं? गंगा जी के पर्यायवाची, भागीरथी। अगला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? दर्प कहते हैं घमंड। तो ये इसमें फिर अहंकार भी होगा, गर्व भी होगा, स्वयं, ये तीनों के तीनों दर्प की पर्यायवाची है, यानी कि घमंड के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनीक होता है, सैनिक, अरे, अतुल। तो जो अनीक है उसको सेना का पर्यायवाची अनीक होता है, सेना एक साथ। अगला प्रश्न है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। वृक्ष नहीं, पुष्प हाँ, चंद्रमा नहीं, अग्नि नहीं। तो इसका सही आंसर है पुष्प। प्रसून कहते हैं पुष्प को, भी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमेय, अमेय का अर्थ अमृत होता है, सुधा, पीयूष, रसा। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? अमेय कहते हैं अमृत, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रिका, तपसा, क्षणदा, तरणी। तो विभावरी जो शब्द है वो किसका है? चंद्रमा का है, चंद्रिका। अगला प्रश्न, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य, नाम, युवती, नदी। अगर तरुणी बोलता तो उसका युवती होता, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? तरुणी, यानी कि ये पर्यायवाची किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है तरुणी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक, संबंध कारक। वृक्ष से जो वर्ड है इसको क्या कहते हैं? ये वैसे तो करण कारक में आता है, लेकिन यहाँ पर जो पत्ते हैं वृक्ष से अलग हो रहे हैं, जब अलग होते हैं तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ पर नदी, गाय, गंगा, सूर्य।
आप देखिए अच्छा अच्छी लीजिए, जैसे नदी अच्छी है, अच्छा है, अच्छी अच्छी है होगी। गाय कैसी है? अच्छी है। गंगा कैसी है? अच्छी है। लेकिन सूर्य अच्छी है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। तो सूर्य कैसा है? सूर्य अच्छा है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। ये स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग में आता है। सूर्य अच्छा है, सूर्य बड़ा है, ऐसा बोल सकते हैं। बड़ी तो नहीं बोलेंगे सूर्य, नहीं। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि पुनर्जन्म को बोलते हैं पुनः जन्म धन जन्म। इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? कर्म, कर्ता, भाव, इनमें से कोई नहीं। तो राम खाना खाता है, तो वैसे ये सिंपल ही है, कर्म कारक है, इसमें कर्म दिया है, कर्म कारक। अगला प्रश्न है, राधा से गाया नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या सभी? तो इसमें भाववाच्य है। कौन सा वाच्य? भाववाच्य। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से आम और अनाज का तत्सम शब्द कौन सा है? आम्र व अष्ट, आम्र व अस्र, आम्र व अग्नि, आम्र व अन्न। जो अन्न और आम्र है वो आम और अनाज के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? भगवती चरण शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, संस्कृति के 4 अध्याय। आपको कमेंट में बताना है कि ये पुस्तक किसकी है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट, वैसे ये रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है, आप इसको लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए, आषाढ़ का एक दिन, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की सांस। तो उर्वशी पुस्तक के लिए इनको क्या मिला है? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1972 में। तो ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।